Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope। हम कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स, और हम देख चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ऑलराइट, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वो कितनी टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे नेम यूज करते हैं, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, मतलब इतने सारे नाम हम वेक्टर्स के आगे लगा देते हैं। तो इन सब का मीनिंग क्या है, राइट? दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। तो ये सब वेक्टर्स ही, लेकिन हमने इनको टाइप्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म में पढ़ा। ओके, फिर हमने देखा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, यानी कि वेक्टर एडिशन, जिसके लिए हमने देखा ट्रायंगल लो या फिर हम पैरेललोग्राम लो, किसी भी लो को यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, बिकॉज दोनों ही लॉज का मीनिंग या फिर एम तो यही है ना कि दो वेक्टर्स को हमें ऐड कराना है, राइट? तो आप वो किसी भी मेथड से करो, आंसर हमें सेम मिलेगा। सो दिस पार्ट यानी कि वेक्टर एडिशन और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम कवर कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने न्यूमेरिकल्स ही कवर किए हैं। सो इफ यू वांट टू ट्राई न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ऑलराइट, टुडे वी विल सी कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन की बात की है, लेकिन अगर हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? ऑलराइट, सो हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। ओके, तो अब इसके लिए मैं अगर कहूं कि मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एडिशन का ही यूज करना है तो मैं गलत नहीं हूं। ओके, हम एडिशन के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, वेक्टर ए को हम ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे किसमें? वेक्टर बी में। ऑलराइट, ये हम समझ चुके हैं, हम किसी भी लॉ के थ्रू इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है वेक्टर ए में से मुझे वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये चीज मैं करना चाहता हूं। सो हाउ कैन आई अप्लाई दिस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन? मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए के अंदर मैं ऐड ही करूंगा, क्योंकि मुझे ऐड करना तो वेक्टर्स को आता है। और उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, वेक्टर बी को ऐड नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड करूंगा। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर देंगे वेक्टर ए के अंदर। तो वो एक तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगी, राइट? होगा तो वो सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन हमने उसको किया किस वे में? एडिशन की ही वे में हम कर रहे हैं। सो हमने वेक्टर बी को चेंज कर दिया, क्या? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब ये चीज तो आपको आती है, एक वेक्टर अगर दिस इज वेक्टर बी, ऑलराइट, सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ये हो जाएगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या है उसका? सेम है, राइट? सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करना बहुत इजी होता है, वो हम कर लेंगे। और जो हमारा वेक्टर ए है उसमें हमने जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है हम उसमें उसे ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सो एडिशन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं वेक्टर्स को। ओके, तो अब यहां से समझते हैं, दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर बी का जो ऑपोजिट होगा यानी कि ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ऑलराइट, दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो अगर मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये करना है, आई कैन डू दिस बाय एडिंग वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ऑलराइट, सो ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, तो हमें दोनों को ऐड करना है। वेरी सिंपल, तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इमेजिन करेंगे, और उस पैरेललोग्राम की डायगोनल जो होगी वो क्या हो जाएगी? वेक्टर ए देखो प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, हमने उसे प्लस किया है, यानी कि हमने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो दिस वेक्टर, ये जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, दिस वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऑलराइट, कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। तो अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहां गया? जो दोनों को सम करने से आया था वो वाला वेक्टर कहां है? तो वो वाला वेक्टर वही है। देखिए, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को यहां कंप्लीट करता हूं इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर ए है जो दोनों ही पैरेललोग्राम्स का पार्ट है, ऊपर भी और नीचे भी, राइट? ये जो वेक्टर है दिस इज पॉजिटिव वेक्टर बी और ये उसका नेगेटिव था, है ना? सो जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना चाहता हूं तब मुझे क्या करना होगा, ये वाला जो डायगोनल है वो बना देना होगा, राइट? दिस डायगोनल इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो ये जो डायगोनल है ये क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है, ऐड करने से आया है। और ये जो हम देख पा रहे हैं ये क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का डिफरेंस है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने से आया है। ठीक है,
सो हम एक ही पैरेललोग्राम से दोनों को समझ सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एडिशन किया था, यानी कि यही पार्ट हम कवर करते आ रहे थे, राइट। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये दोनों का सम था, ये डायगोनल यूज हो गया। तो अब इस पैरेललोग्राम में एक और डायगोनल भी तो है, ये वाला, दिस डायगोनल, जिसके बारे में हमने अभी तक बात की ही नहीं थी, है ना। ये डायगोनल यहाँ पर है। सो ये डायगोनल और ये जो वेक्टर है, क्या ये सेम नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो अगर मैं एक ही पैरेललोग्राम से समझना चाहता हूँ इस चीज को, तो क्या है, ये जो डायगोनल है, बड़े वाला डायगोनल, इस सिचुएशन के लिए वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो छोटे वाला डायगोनल है वो एक्चुअल में क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वो दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस हमें बताता है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें मिलेगी। जब एक डायगोनल से हमें दोनों का वेक्टर सम पता लग रहा है, तो दूसरे डायगोनल से हमें क्या पता लगेगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सो इस तरह से हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर का सिर्फ नेगेटिव लेकर हम फर्स्ट वेक्टर में उसे ऐड कर देंगे, ओके। सो सब्ट्रैक्शन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं वेक्टर एडिशन की हेल्प से। नाउ वी विल सी, आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमें वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखना है, ठीक है। देखिए, जब एडिशन हम करते हैं दो वेक्टर्स की, यानी कि लेट्स से दीज आर टू वेक्टर्स, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक वेक्टर रिजल्ट हमें देते हैं। दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो रिजल्टेंट एक वेक्टर हमें दे देता है ना। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करना चाहते हैं, हम एक वेक्टर से दो वेक्टर्स स्प्लिट करना चाहते हैं, एक वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर को, उसे दो वेक्टर्स में क्या करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो वही जो चीज होती है वो होती है रिजोल्यूशन, या फिर हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हम वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसा हमें फिजिक्स में यूज करना है, ओके। अदरवाइज वेक्टर्स इज अगेन अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, और वो भी काफी बड़ा टॉपिक है, बट हम वेक्टर्स को उसी वे में पढ़ रहे हैं जैसे हमें फिजिक्स में यूज करना है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो वेक्टर है हम देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, तो मुझे पता है वेक्टर ए, जो ये वेक्टर है, ओरिजिन ओ से लेकर पॉइंट पी तक, अब इस वेक्टर को मैं कैसे बना सकता हूं, इसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर होता एक वेक्टर ये, ठीक है, इसको कह दिया हमने वेक्टर ए एक्स, और होता अगर एक और वेक्टर ये, जिसको हमने कह दिया वेक्टर ए वाई, तो वेक्टर ए एक्स और ए वाई मिलकर मुझे क्या देते, वेक्टर ए, मुझे मिल जाता, राइट। लेकिन अगर मुझे ओरिजिनली इनिशियली मुझे यही चीज पता है कि ये वेक्टर ए है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे स्प्लिट कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में, या हम बिल्कुल उसका रिवर्स कर रहे हैं। मुझे पता है कि वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, कंप्लीट वेक्टर जो ये ए हम देख पा रहे हैं, दिस इज वेक्टर ए, ओके। और ये इन दोनों के सम से हमें मुझे मिल रहा है। सो अभी तक हम पढ़ रहे थे इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें ये इनिशियली एक वेक्टर दिया हुआ होगा और हम उसे रिजॉल्व कर देंगे दो पार्ट्स में। अब हम रिजॉल्व करेंगे क्यों, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है, मान लीजिए ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ये एक दूसरा पोजीशन वेक्टर क्यू हम मान लेते हैं किसी दूसरे पार्टिकल का, ठीक है, तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, लेट्स से बी वेक्टर, ठीक है। और अब मुझे दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, वेक्टर ए के अंदर मुझे वेक्टर बी को ऐड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाऊंगा, फिर उसका डायगोनल मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक सा ये काम हो जाएगा। अब इसी को हम आसान कैसे कर सकते हैं, अगर मैं वेक्टर ए को रिजॉल्व कर लेता हूँ दो कॉम्पोनेंट्स में, तो वो हो गया। सिमिलरली वेक्टर बी को भी हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कॉम्पोनेंट्स में, एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा होगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, बहुत आसानी से। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगेन जो दोनों कंपोनेंट्स वाई डायरेक्शन में है उन्हें भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर बी है उसे मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लूंगा। नाउ दिस पार्ट इज बी एक्स, ये वेक्टर बी जो कंप्लीट वेक्टर बी है उसका क्या है, एक्स कंपोनेंट है, क्या है, एक्स कंपोनेंट है। और जो वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी वाई, यानी कि वेक्टर बी का वो वाई कंपोनेंट है, ओके। वाई डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट, उसका टुकड़ा या फिर उसका पार्ट, ओके, एक ही बात है।
तो हमने वेक्टर बी को रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स के अंदर बी एक्स आसानी से ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली ए वाई के अंदर हम बी वाई को ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड करना बहुत आसान होता है। तो अब हमें उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाऊं दोनों वेक्टर्स की हेल्प से और फिर उसका क्या होगा, जो डायगोनल होगा वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब होगा देखो अभी भी यही जो ax है और जब मैं bx को दोनों को ऐड करूंगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो दोनों का सम कुछ ज्यादा ही होगा। रिजल्टेंट को लेट से मैं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, आई एम यूजिंग ब्लू कलर। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, लेट से आर एक्स। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं ये ए वाई है, ये बी वाई है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा आर वाई। ठीक है, सो ये जो आर एक्स है और ये जो आर वाई है, दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या मिल रहा है, हमारा कंप्लीट वेक्टर आर। ओके, तो ये जो चीज होती है इसीलिए हम यूज करते हैं। तो रिजल्ट तो देखो हमें फिर भी सेम मिल रहा है, हम कुछ भी करें, किसी भी मेथड से, किसी भी रास्ते से हम वहां पर जाएं, पहुंचना हमें वही है। ओके, एक ही चीज को करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, तो जो हम करते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक आसान तरीका है सॉल्व करने का, वेक्टर्स को ऐड करने का। नाउ सी, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, हमने इस गिवन वेक्टर को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया, एक है x, दूसरी है y, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, डायरेक्शंस द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है यानी कि ये वेक्टर ax और जो दूसरा कंपोनेंट है ay, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो अब जो हमारा काम है इस लेक्चर में क्या है, हमें ये देखने की ये ax हमें फाइंड आउट कैसे करना है, ये जो ay है वो हमें कैसे ढूंढना है। ठीक है, सो अब ये कंपोनेंट्स हमें पता करने हम क्या होंगे। ऑल राइट, सो लेट्स सी। ठीक है, दिस वन नाउ, ये क्या है, वेक्टर a है, उसके दोनों रिजल्टेंट सॉरी कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज ax एंड दिस इज ay। ओके, सो दिस पार्ट इज ax और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम है ay के जैसा, तो आई एम राइटिंग ay। ठीक है, ax क्या है, खुद भी एक वेक्टर है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा सिर्फ ax। ठीक है, उसके लिए मुझे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो वेक्टर ay है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए मैं सिर्फ ay लिख सकता हूं, और सेम गोल्स फॉर वेक्टर a के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली a, उसके मैग्नीट्यूड के लिए। ये चीज तो हमें पता है। सो अब ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, और हम इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखें, अगर जो a है उसे हम क्या लिख सकते हैं, वो स्क्वायर रूट है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सेम चीज पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही डेफिनेशन को हमने यूज किया है। तो ये चीज तो देखो पता ही है कि रिजल्टेंट जो होगा वो ax स्क्वायर और ay स्क्वायर के सम से हमें मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यानी कि वही बात है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्लियर है? ऑल राइट, अब ये ax और ay है कितने, क्योंकि हमने क्या कहा, गिवन जो चीज होगी ना वो ये है। अब हमें गिवन है वेक्टर a, हमें इनिशियली ये गिवन है, ax और ay हमें निकालने हैं, हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अभी हमें ऐड नहीं करना दोनों को और वेक्टर a नहीं बनाना, वेक्टर a ऑलरेडी हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए, ax और ay। क्लियर है आपको? सो दिस पार्ट इज गिवन। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं कहता हूं रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये ध्यान से देखना, जो हमें गिवन है ना, जो चीज गिवन है वो हमें कंप्लीट गिवन होगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको ये भी दिया जाएगा कि वो कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर जो हमारा वेक्टर a है वो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, लेट्स से x एक्सिस के साथ। ओके, क्योंकि उसके डायरेक्शन होना जरूरी है। सो वी नो दिस एंगल इज थीटा। अब इस ट्राइंगल में
हमें कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज करेंगे। ऑलराइट, दिस पार्ट इज बेस, और बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो आई कैन राइट, ओके, दिस पार्ट आई एम लिविंग इट हेयर। अब हम क्या लिखेंगे, ax अपॉन a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ax अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है, ये कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। और हम क्या कर सकते हैं, ax को लिख सकते हैं, जब हम इस a को यहां ले जाएंगे तो इट विल बिकम a cos थीटा। ओके, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ये a, दिस इज गिवन। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है, यानी कि एंगल थीटा भी हमें पता है। ओके, सो वी आर गिवन दिस a, वी आर गिवन दिस थीटा, तो मैं x कंपोनेंट जो है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली इफ आई डू ay अपॉन a, ओके, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होता है, साइन थीटा, राइट। और हम ए वाई को क्या लिख सकते हैं, इस वे में मैं लिख सकता हूं ए वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ। ठीक है, सो ये सिचुएशन है, ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, ए वाई कितना है, ए साइन थीटा। ऑल राइट, सो अब अगर मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं ए एक्स और ए वाई को, लेट अस वेरीफाई। अब हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हमने ढूंढे हैं, ए एक्स हमने निकाल लिया, ए वाई भी हमने निकाल लिया, अब वो सेटिस्फाई करते हैं, इस पार्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट्स चेक दिस पार्ट, ए एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो जो ए स्क्वायर है वो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, 1। सो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो भी तो ए स्क्वायर है। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी हमें ए स्क्वायर मिल गया। तो अब आपको समझ में आया, हमें गिवन होगा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होगी, और वो जिस एक्सिस के साथ में, देखो एक्स एक्सिस के साथ में उसने कितना एंगल बनाया, थीटा, तो हम क्या कहेंगे, जो इसका मैग्नीट्यूड है ए, उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा कॉस थीटा के साथ में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जिस डायरेक्शन के साथ में आपको एंगल गिवन है, यानी कि ये थीटा अगर आपको पता था, तो उस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, और जो दूसरी डायरेक्शन है, इसके साथ में हमें एंगल नहीं गिवन था, राइट, वाई एक्सिस के साथ में हमें एंगल नहीं पता था, वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, सो ये सिंपल सा लॉजिक, इसी को हम यूज करते चलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हमें यही जानना होता है। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं, सो ये जो ए एक्स कॉम्पोनेंट है किस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके साथ में एक्स कैप लगा सकता हूं। आई कैन यूज एक्स कैप, और आई कैन यूज, देखो, और आई कैन यूज आई कैप। ठीक है, अब ये आई कैप क्यों, देखो एक्स वाई जेड जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमें फंक्शन से मिल जाते हैं, कई बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो ऑलरेडी होते हैं, और वहीं पर अगर हम एक्स कैप लगा देंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। ठीक है, तो ये एक्स कैप हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ऑल्दो आपको एक्स कैप के साथ में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, हो सकता है आपको कहीं एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ये मिल जाए, बट जो ज्यादा यूज किया जाता है वो ये है। हम क्या यूज करते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए हम आई कैप को यूज करेंगे। ओके, सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए हम वाई कैप लिख सकते हैं, और जो दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव है वो होता है जे कैप। क्या होता है, जे कैप। सो दिस डायरेक्शन इज एक्चुअली, इस डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर बताना है तो वो आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हो गया वो हो गया जे कैप। ठीक है, तो अभी एकदम से नई चीजें हैं, आई कैप जे कैप। अब जेड क्या होगी, जेड डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं के कैप, आई जे और के, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वहां पर हम यूज करेंगे के कैप। ओके, सो दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इतना ही सिंपल है। अभी आपको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ये सुनने में ज्यादा इजी लगता है, आई कैप जे कैप के कैप ये थोड़ा सा नया है, नए वर्ड मतलब
एकदम से याद नहीं रहेगा कि के कैप जेड डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जे कैप हम वाई डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये जे है ये वाई है, मतलब ऐसे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो एक बार के लिए ऑड लगेगा, बट दिस इज सिंपल, इतना डिफिकल्ट ये नहीं है। ऑलराइट, चलिए, सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अभी हमने जो देखा वहां पर वो वेक्टर क्या था, एक प्लेन में था और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने उसे रिजॉल्व कर दिया, तो एक हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ओरिजिनल वेक्टर था, है ना, तो वो वेक्टर प्लेन में था। बट अगर वो वेक्टर कहाँ है, किसी 3 डायमेंशंस में है। नाउ लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर, ये है हमारा वेक्टर ए, ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर क्या है, 3D में है, ये किसी एक्स वाई प्लेन में नहीं आ रहा, ये वाई जेड प्लेन में भी नहीं आ रहा और ये एक्स जेड प्लेन में भी नहीं आ रहा, इनमें से किसी भी प्लेन में ये नहीं है, ठीक है, ये किसी और ही डायरेक्शन में है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, ना एक्स ना वाई ना जेड, ओके। लेकिन अगर इस वेक्टर का, गिवन वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड पता है, ओके, और अगर मुझे ये पता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्वियसली ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस देखो ये है, उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज गामा, ओके, दिस एंगल इज गामा। तो तीनों के साथ में हमें एंगल पता होना चाहिए। अब हमने अभी देखा था कि अगर मुझे एक वेक्टर पता है, ठीक है, और मुझे ये पता है कि वो गिवन एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, जैसे कि थीटा, तो हमें क्या करना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, बस क्या करना है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहां पर अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन में, वो क्या होगा, देखो ए एक्स दिखाया गया है, दिस इज ए वाई एंड दिस कंपोनेंट इज ए जेड। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं देखो ए एक्स, वो क्या होगा, वो होगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ में, सिंपल है। वाई एक्सिस के साथ में वो एंगल बना रहा है बीटा, सो हम क्या यूज करेंगे, कॉस बीटा, और जेड डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रहा है वो क्या है, कॉस गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा तो अब बहुत हमें यूज करने ही पड़ेंगे, राइट, इनको तो अपना दोस्त बना लो, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, ये सब तो हमें यूज करने हैं फिजिक्स में बार बार, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स जो ये वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करना है, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर कॉस बीटा से। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं ये एक वेक्टर बना रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जानना है, ये डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन के साथ में मुझे क्या पता हो, उसका एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मुझे उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए, तो एंगल तो यहां पता है थीटा, यहां तो एंगल नहीं पता, तो यहां वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप सेम लॉजिक को यूज करो, जो ये वाला कंपोनेंट होगा यानी कि ए एक्स, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि थीटा ये एंगल है। अब यहां पर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस एंगल, है ना, जो एंगल वो इस एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो अगर मैं करता हूं ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ओके, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा, ओके। सो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर प्लेन के अंदर हमें देखने को मिलता है, प्लेन के अंदर, ठीक है, तो हम सिंपली कर सकते हैं ऐसे ही, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वेट, ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए एक्स, वो आ जाएगा ए कॉस थीटा, यानी कि हमें गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो ए, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी कि ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल है, ये ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। 3 डायमेंशंस के अंदर देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, वो जो वेक्टर है उसका एंगल हमें हर एक एक्सिस के साथ में हमने मान लिया, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है, वाई के साथ जो एंगल है वो बीटा है, और जेड के साथ जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। अगर आपको एंगल पता है, वेक्टर का एंगल जिस डायरेक्शन में उसे कंपोनेंट निकालना है हमें,
तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कोसाइन, उस एंगल का क्या कर देना है, कोसाइन निकालना है और मल्टीप्लाई दोनों चीजों को करना है, दैट्स इट. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल evaluate rectangular components of a vector in 3 dimensions. Okay, we will see some practice questions based on whatever we have done today. Okay, अब हम कुछ questions देख लेते हैं. Now first question is question number 1. Find the vector AB and its magnitude. Okay, हमें क्या चाहिए, vector AB चाहिए, ठीक है, and its magnitude, उसका magnitude भी जानना है और उसको vector form में भी देखना है. If इट हैज इनिशियल पॉइंट ए, उसका एक इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट बी क्या है 3,3,2, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, राइट. हमारा जो कोऑर्डिनेट स्पेस है वो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. दिस इज, ये एक्स है, ये वाई है और दोनों की इस डायरेक्शन में क्या होगा, जेड होगा. ओके, सो एक्स वाई एंड जेड. अब हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनिशियल पॉइंट क्या है 1, 2, -1. ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट में वो 1 है, वाई में वो 2 है और जेड में वो -1 है, यानी कि नीचे कहीं पर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से. ये क्या है, एक्स में तो 1 है, अगर हम इसको वाई में देखेंगे तो ये 2 के इक्वल है और ये जेड डायरेक्शन में -1 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 1, 2, -1. ये इनिशियल पॉइंट है ए, दिस इज इनिशियल पॉइंट ए. फिर दूसरा पॉइंट क्या है 3,3,2. ओके, तो x डायरेक्शन में 3, y में भी 3 और z में भी 3, तो ये कहीं यहां पर होगा, ठीक है, स्पेस के अंदर. x में भी 3, y में भी 3 और z में भी 3, तो स्पेस में होगा वो पॉइंट कितना 3,3,2 और ये कौन सा पॉइंट है b. ओके, सो ये है पॉइंट a और ये है पॉइंट b. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, a से b इस डायरेक्शन में ये वेक्टर बन जाएगा. डिस्प्लेसमेंट हुई है किसी पार्टिकल की इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, ठीक है. तो ये जो वेक्टर है वो क्या है, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा. दिस इज वेक्टर ए बी. ऑलराइट, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट, लेट मी चेंज दिस कलर. ओके, सो दिस इज ओरिजिन, हमें पता है कि ये ओरिजिन है. ऑलराइट, और उस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए. देखो, ओरिजिन को मुझे क्या कर देना, उसकी इनिशियल पोजीशन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है. तो वो एक वेक्टर होगा ओरिजिन से उसकी पोजीशन की तरफ, ठीक है, ओरिजिन से उसकी पोजीशन की तरफ. तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, ओ से ए की डायरेक्शन में. सिमिलरली उसकी जो फाइनल पोजीशन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर है, ये भी क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है. इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसे मैं कह सकता हूँ फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है. और जो ए से लेकर बी है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये वेक्टर उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको याद है तो क्या कहता है, जो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है, अब ये देखो एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल है ना. जो दो वेक्टर्स क्या बन रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर ये इधर है ना, तो एक ही ऑर्डर में है और इनके ऑपोजिट ऑर्डर में है ओ बी, ये वाला वेक्टर है ना. तो वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए. सो आई कैन राइट ओ बी वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में है वो किसका सम होगा, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी. क्या होगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी. ऑलराइट, हमें जानना क्या है, वेक्टर ए बी, ये हमारा क्वेश्चन है. हमें ए बी वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है, ठीक है. सो वेक्टर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इस ओ ए वेक्टर को यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, राइट. सो वेक्टर ए बी कैन बी रिटन एज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. क्लियर है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए. ओके, अब ये वेक्टर्स क्या है, ये जो वेक्टर ओ बी है ये क्या है, वेक्टर ओ ए ये क्या है. अब ये सिंपल है, देखो क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. सो ओ ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 का मीनिंग है कि x डायरेक्शन में वो 1 है, 2 का मीनिंग है वो y डायरेक्शन में 2 है और -1 का मीनिंग हुआ z डायरेक्शन में वो -1 है. सो व्हाट विल आई डू, 1 किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है, तो इस 1 के साथ में मैंने क्या लगा दिया, x डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है आई कैप. अब ये जो 2 है, ये 2 किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर होता है j कैप, ठीक है.
और जो ये -1 है, -1 है वो किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, सो आई विल राइट k कैप। ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ओ ए। किस फॉर्म में हो गया, ये देखो कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो गया। ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है और ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ऑल राइट, सिमिलरली वेक्टर ओ बी अगर हम देखते हैं, ओके, वेक्टर ओ बी क्या होना चाहिए, देखिए जल्दी से, 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस, ओके, 2k कैप, 2k कैप। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस वेक्टर ओ बी माइनस करना है। तो देखो जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं तो आप सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। आई कैप में से आई कैप वाला कंपोनेंट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई कैप का मीनिंग क्या है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर है 3i कैप, यहां पर है 1i कैप, ठीक है, एंड यहां पर होना चाहिए j कैप, ओके, 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। ऑल राइट, तो हमें वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए सब्ट्रैक्ट करना है, सो सिंपली आई एम राइटिंग दिस वेक्टर ओ बी में पहले लिख देता हूं, दिस इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ओके। और जो वेक्टर ओ ए है हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो कितना था, 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। ऑल राइट, तो ये वेक्टर ओ बी। अब दोनों में से क्या करना है, ओ बी में से हमें ओ ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस कर देंगे। देखो यहां पर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी इजी हो गई जब हमने इसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख लिया है, तो ठीक है। सो 3 में से 1 गया 2, 3 माइनस 2 इट विल बी 1, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, 3 में से 2 गया तो ये j कैप डायरेक्शन में है, और 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना होगा, 3k कैप। सो दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर है। ये कितना है, ये ए बी वेक्टर के इक्वल है जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे यूज करना है। अभी तक जो हमने वेक्टर एडिशन देखी थी, देखो वो जो फॉर्मूला था कि रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो है उस फॉर्म में। जब हमें कंपोनेंट फॉर्म में नहीं करना तब हम उनको ऐसे ऐड करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब कंपोनेंट फॉर्म में हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई कंपोनेंट फॉर्म या फिर हमें एक वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल राइट, बट हमसे पूछा गया था, वेट, इस क्वेश्चन में वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। हमसे पूछा गया था फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, हमसे उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ओके, मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट इसका मैग्नीट्यूड कहाँ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर हमने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। सो ये होगा मैग्नीट्यूड, ये है वेक्टर फॉर्म में, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 एंड प्लस 4 14, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो दिस शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन में तो हमें से मैग्नीट्यूड पूछा ना, तो हमें मैग्नीट्यूड ही बताना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। देखिए एक है वेक्टर ए जो यहां पर फिनिश हो रहा है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और ये है वेक्टर बी, ओके। सो दीज आर टू वेक्टर्स, और हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो यही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ऑल राइट, सो देखो लिख देते हैं, दिस इज आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस
3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। हमने सिंपली कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, कोई ट्राइंगल लो, कोई पैरेललोग्राम लो की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम कंपोनेंट में, है ना, सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो 3 एंड दिस वन विल बी 4i कैप, 4 एंड माइनस 5। देखिए 4 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 j कैप, माइनस 2 एंड प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 k कैप। लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सो आई कैन राइट 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, सो दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विच इज r वेक्टर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को दोबारा से देखो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जो इस डायरेक्शन में हो। तो एक वेक्टर अगर आपको पता है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, आर कैप चाहिए, मुझे आर वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे आर कैप चाहिए। तो वो क्या होगा, वेक्टर आर को, जो वेक्टर है ना, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो। एक वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ऑलराइट, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं वेक्टर आर क्या है, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, सो आर जो रिजल्टेंट होगा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड वो होगा 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और दोबारा से माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18। राइट, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो हमें आर कैप चाहिए वो हमने कहा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, नाउ दिस इज वेक्टर आर, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 18 से। ओके, सो दिस इज वेक्टर आर और ये है उसका मैग्नीट्यूड। ये जो चीज बन गई है ये है यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरह से कंपोनेंट फॉर्म को यूज करना है। अभी हम इसके कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करनी है वेक्टर्स की। अभी तक हम एडिशन पर ही हैं, लेकिन ये एडिशन का एक तरह से हमने दूसरा तरीका देखा है कंपोनेंट फॉर्म में। ओके, इससे पहले हमने ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो की फॉर्म में हमने देखा एडिशन कैसे करनी है। आज के लेक्चर में हमने देखा हम वेक्टर को रिजॉल्व भी कर सकते हैं और हम वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सी इन नेक्स्ट lecture. Till then, keep watching our lectures and thank you.